हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, सीएसआई नेट के एग्जाम में लेस देन 1 मंथ बचा है। सीएसआई नेट का एग्जाम बिल्कुल सामने खड़ा है और जब हम प्रिपरेशन खुद से कर रहे होते हैं ना, तब बहुत बार ये हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम मिस कर देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम एनालाइज ठीक से नहीं करते कि उस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हम चीजें नहीं समझ पाते हैं कभी कभी। तो इसके लिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। ये सेशन आपको इसमें मदद करेगा कि इन इन यूनिट्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप करके जाओ। अगर आप उन यूनिट्स को स्किप कर रहे हो तो इन इंपॉर्टेंट्स को हो सके तो फोकस करके चले जाओ, और स्पेशली 2024 और 25 पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे हम चीजें देखने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हर कुछ सालों में सीएसआईआर में यूनिट ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे आजकल जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस का काफी दौर चल रहा है, और सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी भी थोड़ा थोड़ा लंबा होता जा रहा है कि मतलब उसमें भी लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो उस तरीके से अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें मॉडिफाई करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए, बस इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं स्पेशली बता रही हूँ 2024 और 2025 के पेपर पैटर्न के बेसिस पे, क्योंकि अभी जो है सीएसआर थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके आता है। तो इस टाइम पे आपको कौन से टॉपिक्स फोकस करने चाहिए और कैसे कैसे चीजों की, मैं हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें 2024 और 2025 के 4 पेपर्स को अगर हम पूरी तरीके से एनालाइज कर दे, 2024 में 2 शिफ्ट में भी पेपर होते थे, तो वहां के 4 पेपर हो गए, और 2025 में एक एक शिफ्ट आ गई, तो यहाँ के 2 पेपर हो गए। तो इन सब पेपर्स को अगर हम एनालिसिस करके देखें तो ऑन एन एवरेज अगर हम समझे कि कौन कौन सी यूनिट है जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी यूनिट है जिसमें थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, बहुत सारे यूनिट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो उसको मैंने किसी एक यूनिट में कंसीडर किया है। बट आप यहाँ पर ऑन एन एवरेज देख सकते हो कि इतने इतने क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज इन पेपर्स में 2024 और 2025 के पेपर्स में दिखे थे। अब यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली फोकस करोगे तो ऐसी यूनिट जो तो आपको बहुत अच्छे से करके जानी ही चाहिए। उसमें सबसे पहले होगी यूनिट नंबर 13, टेक्निक्स। टेक्निक्स एक ऐसी यूनिट होती है ना दोस्तों, जिसमें टेक्निक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। टेक्निक्स को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मिला के क्वेश्चन दे देते हैं, टेक्निक्स को सेल बायोलॉजी से मिला के क्वेश्चन दे देंगे, टेक्निक को प्लांट फिजियोलॉजी से मिला के क्वेश्चन दे देंगे, बायोकेमिस्ट्री से मिला के क्वेश्चन दे देंगे। तो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है। सेल बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, दैट इज यूनिट नंबर 4, जिसमें इम्यूनोलॉजी भी आता है और सेल बायोलॉजी वाला पार्ट भी आता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। आप यहाँ पर सबसे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो, 2 मार्क्स में कितने आए हैं। अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखोगे तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग हर यूनिट से सेम ही आए हैं एवरेज मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में तो मतलब सेक्शन बी में तो इतना कुछ है नहीं। सेक्शन सी में अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन सी में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अगर अब मैं मेथड्स इन बायोलॉजी में बात करूँ तो मैंने 10 क्वेश्चन लिखे ऑन एन एवरेज, बट ये ऐसा नहीं है कि मेथड्स इन बायोलॉजी की से ही 10 क्वेश्चन थे। हो सकता है ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें मेथड्स इन बायोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था और बायोकेमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन फाइनली टेक्निक्स वाज इट्स पार्ट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसमें ऑन एन एवरेज रखे हैं। बाकी आप देख सकते हो कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ये ऑन एन एवरेज है, सारे पेपर्स का मिला के उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ओवरऑल वेटेज में जा रही है, जो इतने सारे पेपर्स को मेरे को एनालिसिस करके दिखी। आप इसके बेसिस पे अपनी जो यूनिट्स हैं वो देख सकते हो। इन यूनिट्स को जरूर करके जाओ। हम हमेशा नॉर्मली आपको कहते हैं कि 10 से 11 यूनिट्स तो करके ही जाओ। तो ये जो सबसे ऊपर वाली यूनिट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है दोस्तों, इनको तो आप ट्राई करो, जरूर करके जाओ ही जाओ, इन यूनिट्स को स्किप ना करो। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि सेक्शन ए में हमें 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन बी में 35 और सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन अगर हम इन टोटल हमारा पेपर देखें तो 440 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि हमें ऑप्शनल्स होते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 145 क्वेश्चन के होते 440 मार्क्स है, लेकिन उनमें से हमें 200 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना होता है। और अगर आपको क्रैक करना है सीएसआई नेट तो 120 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तो मोर देन इनफ होता है। अगर बहुत ही इजी पेपर आ जाता है उस कंडीशन में 120 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाती है। पिछले 7-8 सालों में 118 मार्क्स की कट ऑफ गई थी सबसे हाईएस्ट, नहीं तो ऑन इन एवरेज कट ऑफ जो है वो कम जा रही है। आजकल जो कट ऑफ है 103 मार्क्स, 105, 108 मार्क्स के आसपास जो है रहती है। पेपर की डिफिकल्टी और इजी लेवल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे। तो आप 120 मार्क्स को मान सकते हो जनरल कैटेगरी में कि ये आपका बैरियर है, आपको 120 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, इतने आप मान। अब इसके लिए आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली चीजों को प्लान करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो आपको स्ट्रैटेजिकली क्या करना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्पेशली आपको अच्छा करना है, बिकॉज़ अगर हम सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सही कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्प कर जाता है हमें कट ऑफ क्लियर करने में। अब अगर हम सभी चीज़ों को देखें तो यू जो अगर हम पार्ट सी के क्वेश्चंस के स्पेसिफिकली चेक करें, तो इनमें ये जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जा रही है। दैट इज़ यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 2। इनमें से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी के यूनिट्स नहीं करके जाएँगे, इसका मतलब ये है कि इन यूनिट्स को तो हमें ट्राई करना है कि बहुत अच्छे से करके जाएँ। बाकी के जो यूनिट्स हैं, मैंने यहाँ तक यूनिट्स आपको बोली है, यहाँ तक यूनिट्स आपको करके जानी है। ट्राई करिए कि इतनी यूनिट आप करके जाएँ ही जाएँ। उसमें से अगर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है तो इन यूनिट्स पे स्पेसिफिकली फोकस करें। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 8, यूनिट 13। इन सारी यूनिट्स को बहुत अच्छे से करके जाने की कोशिश करिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई यूनिट आपकी इसमें से वीक हो, कि मैम ये मेरी वीक है। जैसे जेनेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है कि मैम हम कितना भी पढ़ ले नहीं हो पाता है हमसे। तो बाकी यूनिट्स को फिर अच्छे से करने की कोशिश करो दोस्तों, बिकॉज़ बाकी के क्वेश्चंस भी बाकी के यूनिट्स में से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट यस, ये जो यूनिट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आजकल हैं, तो इस पे ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। बाकी आप इधर उधर चीजों को कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख ले, जैसे कि मेथड्स इन बायोलॉजी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम देख ले तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। रिकॉर्ड है कि इसमें से लगभग हर बार आपको क्वेश्चन देखा ही जाएगा, तो इसको आप जरूर पढ़कर जाइए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आरडीटी देखें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, उसको जरूर करके जाइए। उसमें सारी टेक्निक्स, वेक्टर, पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन्हें अच्छे से करके जाइए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो आता है बायोफिजिकल एंड एनालिटिकल मेथड्स, जिसमें क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेज, वेस्टर्न ब्लॉट, पीसीआर, स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारी टेक्निक्स आती है। तो इन सबको तो फोकस पे करना ही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं जो यूनिट नंबर 13 से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आके पूछते हैं मैम यूनिट 13 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो ये पिछले 2 साल की एनालिसिस के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहें तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पीसीआर से क्वेश्चन आया हुआ है जुलाई 2024 में, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, प्रोटीन सीक्वेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है वो बायोकेमिस्ट्री प्लस टेक्निक्स का मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे आप आरडीटी से क्वेश्चन देख सकते हो। रिसेंटली यहाँ पर आरडीटी से इस तरीके के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ये सेक्शन सी के मैं स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रख रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आरडीटी से एंजाइम के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ पर इन मेथड्स इन बायोलॉजी के आपके सामने कोई प्रोटीन है, आपको लोकेलाइज करना है कि वो कौन सी ऑर्गेनेल में होगा, तो उसमें मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें कुछ 2-3 टेक्निक्स लग रही है, तो 2-3 टेक्निक्स को मिलाकर भी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन आता ही आता है ये। फिर इसके अलावा यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का और मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है ब्लॉटिंग का, जिसमें आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स थे दोस्तों जो यहाँ पर बेसिकली इन टॉपिक्स में से आए हैं जो मैंने आपको बताया। अब ये कुछ ही क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ और प्रीवियस ईयर 2-3 साल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा के जाओ। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 ले रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्पेसिफिकली ओपेरॉन तो विदाउट एनी डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि पोलर इफेक्ट, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, जो कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में होता है। फिर बैक्टीरियोफाज लैम्डा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर यूट्यूब पे मेरा हाफ एन आवर का वीडियो भी है, उसको बहुत अच्छे से करके जाइए। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, रिपेयर सिस्टम, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आरएनए की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है उसके ऊपर आजकल फोकस किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो डीएनए के चार्गव्स रूल पे क्वेश्चन आया था यहाँ पर जुलाई 2024 के पेपर में। इसके अलावा जुलाई 2024 के पेपर में ओपेरॉन से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वंस अगेन ओपेरॉन से क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो कि जो मार्च का पेपर हुआ था इसमें यहाँ पर वंस अगेन ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब ये 2 यूनिट्स को मिला के, मेथड्स इन बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मिला के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया और डीएनए के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर वंस अगेन डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों। तो इन इन टॉपिक्स पे फोकस करिए, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक्स छोड़ने हैं, वो भी अच्छे से करने हैं। इन पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाइएगा।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट आता है हमारी 4th यूनिट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली बात तो सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एपोप्टोसिस वाला पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी में एमएचसी मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, टी सेल्स, बी सेल्स एक्टिवेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं पिछले 2 सालों में। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे सेल सिग्नलिंग पे आप देख सकते हो कैम काइनेज, जो कैम काइनेज कार्ल मॉड्यूलिन और कैल्शियम का ट्रिपल कॉम्प्लेक्स होता है जीपीसीआर सिग्नलिंग में, उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आईजीएम से रिलेटेड, स्विचिंग, क्लास स्विचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमएचसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड यहाँ पर जुलाई 2025 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर चले, ये एमएचसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इम्यूनोलॉजी से टी सेल्स, बी सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि इन सब टॉपिक्स में से जो मैंने आपको बताया, इनमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के पिछले 2 सालों में आए हुए हैं। सारे पार्ट सी के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों। ये पार्ट बी के जो क्वेश्चंस है वो हर यूनिट के लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। मेन हमारा पार्ट सी है क्योंकि उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। सी एलिगेंस से भी देखा जाता है, वर्टिब्रेट एंड रीजनरेशन से भी आता है। फिर नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी होती है, पोटेंसी, कमिटमेंट, ऑटोनॉमस, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ रहे हैं। इंडक्शन, मॉर्फोजेंस, इनसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ड्रोसोफिला के ऊपर तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। वंस अगेन यहाँ पर ड्रोसोफिला के ऊपर क्वेश्चन देखा जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टिब्रेट्स और रीजनरेशन के ऊपर टॉपिक है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो स्पर्म और एग है वो एक दूसरे से मिलते हैं। फिर इसके अलावा वंस अगेन टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स एंड रीजनरेशन से आप देख सकते हो कि जो मैमल्स हैं उनकी जो नोटोकॉर्ड और नर्व टिश्यू बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो वर्टिब्रेट्स में ये सारी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ड्रोसोफिला तो हमने बता ही दिया, ड्रोसोफिला काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला मैमल के से रिलेटेड, लिम्ब डेवलपमेंट से रिलेटेड मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। उसके बाद यूनिट 1 यहाँ पर आ रही है जिसमें प्रोटीन कॉन्फर्मेशन एंड रामाचंद्रन प्लॉट मस्ट 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 है। इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो मस्ट है, जिसमें हम एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड चीजें देखते हैं। फिर जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है जिसमें स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस, ईटीसी साइकिल, टीसीए साइकिल काफी इंपॉर्टेंट और बायोएनर्जेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। इस कंडीशन में कुछ एग्जांपल के तौर पे आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो। एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं, के कैट, के कैम के ऊपर। टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसके अलावा आप थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ये रहे, इनसे आजकल न्यूमेरिकल बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा है आपका कि मैम मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में वीक हूँ, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगले लास्ट मंथ में आप इसी क्वेश्चंस को पढ़े जा रहे हो, लगाने की कोशिश किए जा रहे हो। नहीं, इनमें ये होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एवरेज टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका ऐसा है कि मैम मैं इन टॉपिक्स में वीक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपने तो बोला था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे लगे ही पड़े हो, क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो छोड़ दो उस टॉपिक को, कुछ और टॉपिक पे फोकस कर लो। इट्स ओके, क्वाइट नॉर्मल। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वंस अगेन थर्मोडायनामिक्स से ये एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है। वंस अगेन थर्मोडायनामिक्स से एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंडीशन में भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन रखा हुआ है। फिर यहाँ पर ग्लूकोज से स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन मैंने कर दिए हैं जो कि यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 8 पे चले तो पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चंस इस बार देखे ही जाते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस वंस अगेन अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसके पीछे मत लग जाना, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस देखने में, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। कुछ स्टूडेंट्स तो तुरंत समझ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो क्वाइट नॉर्मल। अगर आप नहीं कर पाते हो कुछ और टॉपिक पे फोकस कर लो। सिमिलरली यहाँ पे पीसीआर, आरएफएलपी को मिला के भी, पेनिट्रेंस को मिला के भी पेडिग्री क्रिएट की जाती है, जैसे आजकल हम शाम को 5 साढ़े 5 बजे की क्लास में सॉल्व भी कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस, तो ऐसी भी चीजें आ सकती है। फिर मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 पॉइंट क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एपिस्टैटिस वगैरह से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे आप देख सकते हो लिंकेज, मैपिंग, रिकॉम्बिनेशन से काफी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स और पेडिग्री प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। पेडिग्री से भी क्वेश्चन देखा ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सीएमएस जो मेंडेलियन एक्सटेंशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं आपके सामने, इन सब टॉपिक्स पे जरूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नंबर 2 है यहाँ पर, जिसमें सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आते हैं। कैंसर बायोलॉजी से आते हैं क्वेश्चंस, इन प्रोटीन्स के ऊपर स्पेसिफिकली देखे जाते हैं। और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देख सकते हो सेल साइकिल से क्वेश्चंस काफी हद तक देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ क्वेश्चन साइटोस्केलेटन में है, लेकिन ये सेल साइकिल रेगुलेशन से रिलेटेड हम इन्हें क्वेश्चंस को भी रख सकते हैं इसे। इसके अलावा अगर हम देखें वंस अगेन सेल साइकिल रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल में ऑर्गेनेल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रोटीन टारगेटिंग और ऑर्गेनेल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा प्रोटीन टारगेटिंग से वंस अगेन क्वेश्चन है। इसके अलावा वंस अगेन प्रोटीन टारगेटिंग से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोटीन टारगेटिंग से रिलेटेड है वंस अगेन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये सारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के, जिन पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए और ट्राई करो लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ। फिर आता है यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10, दैट इज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिनको मैंने सेम मिला के एक ही यूनिट में रखे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं। डाइवर्सिटी में से टाइक्सोनॉमी, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजी में बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ, सर्वाइवलशिप कर्व, लाइफ टेबल, डेंसिटी डिपेंडेंस से आते हैं। फिर उसके अलावा स्पीशीज इंटरेक्शन में लॉटका वोल्टेरा, सक्सेशन, नीश, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी से। और यहाँ पर इकोसिस्टम इन कन्वर्सेशन में एनर्जी फ्लो से रिलेटेड, आइलैंड बायोजियोग्राफी, IUCN से भी रिलेटेड आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पॉपुलेशन इकोलॉजी से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। ये कम्युनिटी इकोलॉजी से क्वेश्चन है। इसके अलावा स्पीशीज इंटरेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें इवोल्यूशनरी एंड बिहेवियर से, हार्डी वेनबर इज द मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। न्यूट्रल थियोरी, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स, मैक्सिमम पार्सिमनी, लाइक्लीहुड, इनसे फाइटोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड। फिर किन सिलेक्शन, एल्ट्रुइज्म, हैमिल्टन्स रूल। फिर उसके अलावा जो बिहेवियर होता है इनसे भी काफी आते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि को इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया इवोल्यूशनरी मॉडल में। फिर इसके अलावा इवोल्यूशनरी मॉडल में यहाँ पे वंस अगेन क्वेश्चन आया हुआ है नीश से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, आर सिलेक्टेड ट्री स्पीशीज से रिलेटेड इवोल्यूशनरी मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ। बिहेवियर इकोलॉजी से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए तो एंडोक्राइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हर बार क्वेश्चंस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनमें से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इस कंडीशन में अगर हम देखें एंडोक्राइन सिस्टम में आप देख सकते हो हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नर्वस सिस्टम में वेसिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का आप देख सकते हो। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देख सकते हो। एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट यूनिट अगर हम यहाँ पर चले तो नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 6, प्लांट फिजियोलॉजी। पाथवेज जितने भी है, कैम्प पाथवे, C3 पाथवे, C4 पाथवे, लाइट पाथवे, डार्क पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स सारे इंपॉर्टेंट है। फोटो सेंसरी पार्ट्स, फाइटोक्रोम हो गया, क्रिप्टोक्रोम हो गया, फोटोट्रोपिन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरी मेटाबोलाइट्स, फिनोलेक्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इन सबसे भी काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में तो हर टॉपिक में से लगभग क्वेश्चन देखा ही जाता है दोस्तों, कभी इधर से आ जाता है कभी उधर से आ जाता है। जैसे कि ये अमाइनो एसिड हर्बिसाइड से है, फोटो रेस्पिरेशन से यहाँ पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत ऐड हो गया दोस्तों, ये सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन है, बाय मिस्टेकली इस वाले यूनिट में ऐड हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन देखा जाता है। फिर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आता है, देखा ही जाता है। लाइट पाथवे से देखा ही जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रही हूँ इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर अप्लाइड बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियल एंड माइक्रोबियल बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक बायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक बायोलॉजी, इन सब से क्वेश्चंस देखते जाते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी में से आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। वैसे तो मैंने सारी यूनिट्स के बता दिए, अब आप इस हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी यूनिट पे फोकस करना है। और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी दोस्तों कि आप 11 यूनिट्स तो पढ़ के जाइए, ट्राई करें 10 से 11 यूनिट्स पढ़ के जाइए।
कोई भी यूनिट में अगर आपको कोई वीक टॉपिक लगता है, पेडिग्री आपको वीक लगता है, छोड़ दो। बायोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वीक लगते हैं, छोड़ दो। बाकी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करो, बिकॉज एट दी एंड आपको 75 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं। इस हिसाब से स्मार्ट स्टडी करो और इस टाइम पे मॉक्स दो दोस्तों। मॉक्स देने का टाइम आ चुका है और देखो कि मॉक्स में आपके 120 प्लस मार्क्स के आसपास बने। अच्छे से रिवाइज करो और फिर मॉक्स दो, और ट्राई करो दिन के रोज 50 से लेके 100 क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू बहुत बार सॉल्व कर लिए तो न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं कि वीक है तो कोई बात नहीं, आप उन टॉपिक्स को अभी भी पढ़ सकते हो। कुछ दिन 15-20 दिन, अभी आप 15 दिन इज मोर देन इनफ। 15 डेज अगर आपको और न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं तो पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ रोज रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और लास्ट के जो 15 दिन होंगे या 10 दिन होंगे उनको सिर्फ रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखिए। आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन गाइज। आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैम कोई और वीडियो बनाए तो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइज। थैंक यू सो मच। बाय।